Now paper 2, question number 1. The first, second and third ionization energies I1, I2, I3 of 4 atom with atomic number n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, where n is less than 10 are tabulated. What is the value of n? So n is less than 10, ये tabulation दे रखा है. Question number 1. So इस सभी में देखेंगे अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी n इज व्हाट लेस देन 10, यानी अपने पास फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की बात हो रही है, या उनको बढ़ा भी देंगे तो आपको मैक्सिमम रेंज आएंगी 13. मीन्स वी आर गोइंग टू गिव मैग्नीशियम एंड अप टू एल्यूमिनियम, यानी 1 टू हाइड्रोजन टू एल्यूमिनियम की होल स्टोरी है. तो उसमें अपने को देखना है. नाउ n+2 और n+3 में हमने देखा कि n+2 हैज़ ड्रास्टिकली लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और हमें मालूम है ड्रास्टिकली 1 to 10 की अगर बात करें, 1 to 10 की अगर बात करें तो ड्रास्टिकली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी अपने को किसकी मिल सकती है? तो लिथियम की मिलेगी, या तो किसकी मिलेगी बोलो? सोडियम की मिलेगी. और n+3 जो कर किया देखो स्लाइटली क्या कर गया? इंक्रीज कर गया है. तो इसका मतलब n+2 वैल्यू जो दे रखी है, दिस मस्ट बी ऑफ एटॉमिक नंबर 11, तभी इसकी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ड्रास्टिकली लो है और सेकंड थर्ड कितनी हाई हो गई हैं. सो इट इम्प्लाइज दैट n+2 इज क्लोज टू 11, सो n मस्ट बी इक्वल टू n+2 जो आपके पास आएगा दैट इज सोडियम हो जाएगा, तो ये n इज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 9. तो यानी ये 9 हो जाएगा n. इसका मतलब ये सारी कहानी जो दे रखी है, ये फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम की दे रखी है, और इसलिए मैग्नीशियम की देखो थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम कर रहे हैं. और ना सेकंड की नियॉन की देखो ड्रास्टिकली हाई हो गई. अगर कंपेयर करें तो इसकी सबसे लोएस्ट हो गई है 496, स्लाइटली बढ़ गई है 738, और इसकी है 1681 फ्लोरीन, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, और नियॉन की तो ज़रूरत से ज़्यादा है 2081. तो इसी से हमें आइडियालिसिस आयनाइजेशन एनर्जी 1 के सेट से ही हमें आइडिया लग गया कि ये कुछ एलिमेंट इसी तरह रहे होंगे. ओके बच्चों. और अगर एल्यूमिनियम कहीं होता तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी जो है, एल्यूमिनियम तो तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है. तो ये डेटा जो सेट हो रहा है, इट इज़ फॉर व्हाट? दीज 4 एलिमेंट्स. सो n शुड बी इक्वल टू व्हाट? 9, सो दैट दिस इज फॉर 9, दिस इज 10, दिस इज 11 एंड दिस इज फॉर 12. सो the answer for this is n, the value of n निकालना है, the value of n is 9. Question number 2. Consider the following compound in the liquid form. When a charged comb is brought near the following, how many of the following shows deflection as shown in the figure. तो डिफ्लेक्ट करने के लिए मान लो आपको ये लिक्विड है और इस सभी लिक्विड्स को तुमने फ्लो कराया है और यहाँ पे एक कॉम्ब है, तो ये लिक्विड अट्रैक्ट हो रहा है. इसका मतलब कॉम्ब पे क्या होगा? बाई फ्रिक्शन चार्ज आ गया. तो चार्ज होने के बाद लिक्विड अट्रैक्ट क्यों करते हैं? लिक्विड मस्ट बी व्हाट? ये लिक्विड क्या होना चाहिए? डाइपोल होना चाहिए, या पोलर लिक्विड होना चाहिए. बेसिकली बोलें पोलर लिक्विड होना चाहिए, यानी जिसका डाइपोल मूवमेंट म्यू नेट नॉन जीरो. नॉन पोलर होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉन पोलर का फोर्स बहुत वीक हो जाएगा. और यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑपरेट करेगा? लाइक चार्ज, और इसी को बोल सकते हैं लाइक आयन डाइपोल फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट दिस इज गोइंग टू फोर्स. और नॉन पोलर हो जाएगा तो फिर नॉन पोलर लिक्विड में फोर्स को इंड्यूस करना तो क्या हो जाएगा? आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, तो बहुत क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा. तो वो लिक्विड्स तो अट्रैक्ट नहीं होंगे. तो आउट ऑफ, यानी हमें इसमें क्या करना है? पोलर लिक्विड चुनना है. तो O2 इज व्हाट? नॉन पोलर. HF इज पोलर, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया. फिर हमें मालूम है H2O इज अगेन पोलर, ये भी ऑप्शन हो गया. अमोनिया का भी नेट डाइपोल मोमेंट पोलर, ये भी ऑप्शन हो गया. CCl4 ये कैसा है? नॉन पोलर, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया. नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. फिर CHCl3 है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज पोलर.
इसको भी टिक कर लिया। फिर है C2H6 सॉरी C6H6 दैट इज बेंजीन, नॉन पोलर, इसको क्रॉस कर दिया। फिर क्लोरोबेंजीन, ये पोलर है। तो 1 2 3 4 5 और कोई छूटा ना हो। H2O2 और हो गया, देखो बीच में H2O2 इज पोलर। So right answer for this is 6. There are 6 liquids which will be attracted by this comb. हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का डिस्कशन। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ऊपर के इनऑर्गेनिक वाले हैं तो सर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, करा इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन KMnO4 and Ki in weakly basic solution, what is the number of moles of I2 released for 4 moles of KMnO4 consumed? देखिए, वीकली बेसिक जब तक आपको बेटा ये रिएक्शन पता नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाइएगा। तो यहां पे क्या होता है कि जब I माइनस की रिएक्शन वीकली बेसिक मीडियम में होती है तो ये 3I2 प्लस 2MnO2 बनता है। मतलब I माइनस ऑक्सीडाइज होता है I2 में वीकली बेसिक में, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में IO3 माइनस में जाता है। ठीक है, देख लीजिए। तो यहां से ये आ गया। अब इसका कितना मोल है? 4 मोल। तो सिंपल, 2 से 3 तो 4 से 3/2 इंटू 4 यानी कि 6 मोल्स I2। तो आंसर विल बी 6। चेक करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है। करा है एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 was layered with the equal volume of amyl alcohol। ठीक है, when it is shaken after addition of 1 ml 3% H2O2 blue colored layer was obtained। समझिएगा ध्यान से। एग्जैक्टली में क्या होता है कि जब K2Cr2O4 पोटेशियम क्रोमेट में जब आप कोई भी एसिडिक मीडियम मिलाते हो तो ये चेंज हो जाता है K2Cr2O7 में। देखो, और K2Cr2O7 जब H2O2 से रिएक्शन करता है तो ये मेनली किस में चेंज होता है? CrO5 में। क्वेश्चन में भी लिखा है कि ब्लू कलर्ड कंपाउंड, तो CrO5 का नाम ही है ब्लू क्रोम। अगर इसको स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी को हम लोग बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखिए, तो करा Cr से सिंगल बॉन्डेड O कितने होंगे? तो सीधा आ गया आंसर, कितना हो गया? 4। सिंगल बॉन्डेड CrO बॉन्ड कितने? सिंगल बॉन्ड 4। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। करा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड? तो आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा एमिनो एसिड का क्वेश्चन है। करा द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो। पेप्टाइड का स्ट्रक्चर दिया है। Absolute value of net charge of the peptide at pH equal to 2, pH equal to 6, pH equal to 11 are Z1, Z2, Z3. Then what is the value of Z1 plus Z2 plus Z3? So अगर हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, भाई इसका स्ट्रक्चर जो दिया है उसकी बात करें अगर, तो देखिएगा जो स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से यहाँ NH2, यहाँ पे आपको दिया है बेटा CO, NH, COH, CO, NH, NH2, यहाँ COOH। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है। ओके, अब आपको ये कह रहा है कि एट, देखो एट pH इक्वल टू 2 ये हो गया एसिडिक मीडियम। चेक करो बेटा, ये क्या हो गया? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि जो H+ होगा वो बेस पे अटैक करेगा। अच्छा, बेस कहां है? यहाँ N 1 2। ये देखिए, तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि यहाँ pH equal to 2 में ये NH3+ बना लेगा और ये NH3+ बना लेगा pH equal to 2 में। तो यहां से Z1 का जो वैल्यू आएगा बेटा वो 2 आएगा। चेक करो, अगर हम pH equal to 6 की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह बिहेवियर करेगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन,
न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब हो गया कि Z2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अच्छा, pH इक्वल टू 11 की बात करेंगे तो ये होगा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब जितना भी बेस एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो अलग होगा। इसका मतलब यहां से हटा देते हैं, ये पहले न्यूट्रल कंपाउंड ऐसे था बेटा। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन चेक करते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां से अलग होंगे। तो देखो एक ये गया, एक ये गया, एक आपका ये गया फिनॉक्साइड आयन। चेक करो, क्लियर? देख लीजिए क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से Z3 का जो वैल्यू आ जाएगा 3, क्लियर? तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 5। चेक करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8, देखिएगा बेटा, C8H10O2 ये कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम DOU निकालें, DOU निकालिएगा तो आपका आएगा 2n + 2 16 18 में से 10 है, 8 कमी है। DOU कितना आएगा? 4। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चेक करो बेटा, ये कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। करा इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें जो है ये समझ में आया कि फिनोलिक OH भी है। चेक करो बेटा, ठीक है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। तो देखिए एक बात समझते हैं, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, फिनोलिक OH है, तो चारों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब अब कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे कि आपके पास कितने कार्बन बच रहे हैं। आपके पास कार्बन अब बच रहे हैं 2। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव भी बनाना है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो यहां अगर OH कर दें और यहां CH3 कर दें तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो आर्थो के साथ 2, इसके साथ आप मेटा के साथ यही स्ट्रक्चर बना लीजिए तो मेटा के साथ भी 2 आ जाएंगे और सेम पैरा के साथ भी 2 आ जाएंगे। कायरल सेंटर तो रहेगा ही, तो टोटल स्ट्रक्चर जो आए, टोटल आइसोमर्स जो आए वो आ जाएंगे 6। ये देख लो, चेक करो। सो आंसर जो है बेटा, आंसर विल बी 6। चेक करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है। इन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ कंपाउंड X, गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी है, ठीक है, m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड X taken in a container is loaded in a balance as shown in the figure first. Below in the presence of magnetic field, the pan with X is either deflected upward or deflected downward. Figure second. Depending on the compound X, identify the correct statement. देखिए क्या होगा कि जब आपने देखो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में देखो आपने मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा दिए, तो बेटा जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो जो क्या होगा कि जो पैरामैग्नेटिक होंगे, समझो पैरामैग्नेटिक होंगे वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और जो डायामैग्नेटिक होंगे वो रिपल करेंगे। तो डायामैग्नेटिक होंगे ऊपर जाएंगे, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से नीचे आएंगे। क्लियर है क्या भाई, समझ में आ रहा है? तो अब इसमें कंपाउंड वाटर देखो, तो कंपाउंड जो दिए उनके देख लेते हैं। तो पहला कंपाउंड दिया है वाटर, दूसरा दिया है K4FeCN6, तीसरा कंपाउंड दिया है O2, चौथा कंपाउंड दिया है बेंजीन। इन्हीं की बात करते हैं। तो ये होता है आपका डायामैग्नेटिक, ये होता है डायामैग्नेटिक, O2 होता है बेटा पैरामैग्नेटिक। ये सब पता होगा तो आंसर आ जाएगा। बेंजीन होता है डायामैग्नेटिक। तो जितने भी डायामैग्नेटिक हैं वो कहां मूव करेंगे? अपवर्ड। यानी ये अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड आएगा। चेक करो, ये अपवर्ड, अपवर्ड,
अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। अब आंसर मिला लो, चेक करो। तो कह रहा है इफ x इज वाटर डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड, सही हो गया। इफ x इज K4 Fe6 डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड, सही हो गया। x इज O2 देन डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज डाउनवर्ड, ये भी सही हो गया। x इज बेंजीन देन डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपाउंड इज डाउनवर्ड, ये गलत हो गया। तो आंसर जो आया वो आ गया आपका A B C, ये देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा ग्राफ दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है CS3 CCS3 का रिएक्शन NaOH से कराया गया। तो यहां से कह रहा है कि भैया इस तरह का कंपाउंड बन रहा है, यानी अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, Br की जगह OH आया, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सब्स्टिट्यूशन है 3 डिग्री है, तो ये रिएक्शन बेटा SN1 होगी। अच्छा SN1 जो है, SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक SN1 क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो कह रहा है कि जब आपने इसका कंसंट, फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ दिए हैं वो T हाफ और P नॉट पे दिए हैं। P नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर सोचो कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो आंसर हो गया सीधे डायरेक्ट आंसर विल बी ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। Which of the following statement is are true for extraction of aluminium from bauxite? Al2 hydrated Al2O3 precipitates when CO2 is bubbled through the solution. Addition of Na3 lowers the melting point. CO2 evolves at anode during the cathode. The cathode of steel vessel containing vessel with lining of carbon. तो इसमें ये सारे ऑप्शन सही हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जब ये डिज़ोल्व कर जाता है Al2O3 when dissolves in what, sodium carbonate under Hall's process, aqueous, it gives NaAlO2 plus CO2 plus H2. This is sodium मेटा-एल्यूमिनेट, या इसी को लिखेंगे NaAlOH4, या तो ऐसे लीचिंग एजेंट करके, दिस इज योर लीचिंग एजेंट, दिस इज .2H2O बॉक्साइट ओर। इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी वी हैव Al2O3 .2H2O को डिज़ोल्व कर लेते हैं NaOH में, तो दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस। इसमें भी NaAlO2 प्लस H2O मिलता, सेम कंपाउंड, और दोनों में ही अगर CO2 सर्कुलेट करें, NaAlO2 में फिर से CO2 का सर्कुलेशन करें प्लस CO2 सर्कुलेट करें अगर सिस्टम में, तो वी आर गोइंग टू गेट AlOH होल थ्राइस प्लस Na2CO3 प्लस H2। तो वापस से फिर से जनरेट हो जाता है, दिस इज वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। तो ये सारी स्टैंडर्ड रिएक्शंस इंफॉर्मेशंस हैं। क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट लोअर करता है, तो हॉल्स हेराल्ड, दिस इज, ये हॉल्स प्रोसेस है। और फाइनली हॉल्स हेराल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक टिक्सेल में इसको क्या करेंगे, पहले तो AlOH होल थ्राइस को हीट कर लेते हैं, गिविंग Al2O3 प्लस H2O, इसको बोल देते हैं एल्यूमिना, और इसी का करेंगे इलेक्ट्रिकल रिडक्शन। इलेक्ट्रिकल रिडक्शन इसका करेंगे तो जो है अगेन ये एल्युमिनियम जनरेट होगा। तो आप इसको मेटलर्जी में स्टैंडर्ड है, वो सेल भी स्टैंडर्ड है, सभी बुक्स में आपको दिया जाता है। सो A, B, C and D ऑल आर राइट ऑप्शंस।
all are right options. One more thing, that NaLO2 plus CO2 plus H2 here, you just write H2 here, not here, and that H2O to be excess, and CO2 is circulated. यहाँ पे लिख लेते हैं, और रीसर्कुलेशन यानी अगर पहले स्टेप में आई है ये CO2, तो इसी को क्या करेंगे सिस्टम में, रीसर्कुलेशन, तो H2O एक्सेस ऐड कर देंगे, तभी रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। सो स्टेटमेंट ए इज SnCl2.2H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, दिस इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये मालूम SN2 प्लस गोज टू व्हाट, SN4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड SN4 प्लस इज मोर स्टेबल, सही इंफॉर्मेशन है। बी SnO2, क्योंकि हमें मालूम है SnO2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, सो इट डिजॉल्व्स इन KOH एंड गिविंग K2SnO3 प्लस H2O, जिसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है SnOH6, या इसी को लिख सकते हैं K2SnO3.3H2O। ये एक इक्विवेलेंट नोटेशंस हैं, तो ये बी ऑप्शन भी इसका सही हो गया है। तो ए भी सही है और बी भी सही है। नाउ सी ऑप्शन देखें, PbO2 and HCl कंटेन्स Pb2, PbCl2 जब HCl में डिजॉल्व करता है तो इट गिव्स H2PbCl4, ये कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं टेट्राक्लोरो प्लम्बस एसिड, ये मिल जाएगा। तो इससे Pb2 प्लस नहीं मिलेंगे, ये आयनाइज करेगा तो अपने को क्या देगा, 2H प्लस प्लस PbCl4 2 माइनस आयन देगा। रॉन्ग स्टेटमेंट, द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव Pb2 इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन देख लें, Pb3O4 that is 2PbO dot, it is a mixed oxide treated with HNO3 hot dilute, तो ये इसमें ये वाला हिस्सा रिएक्ट करता है, तो दिस रिमेन्स इंटैक्ट। PbO2 पहले भी था, अभी भी आ गया, और लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो लेड नाइट्रेट प्लस H2O, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इट इज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, non-redox reaction. So answer is A and B. क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए स्ट्रक्चर कौन कौन से दिए हैं, देख लीजिए बेटा। ये दिया फर्स्ट, ये दिया आपका सेकंड, ये दिया थर्ड, और ये दिया है फोर्थ स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, ये आपको फोर्थ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये थर्ड दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखने में ऐसा लगेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ लगेगा यार इसकी होनी चाहिए, इसमें रेजोनेंस कम है, NO2 लगा। बट आप देखो यहां पे इतना बल्कि ग्रुप है, SIR यहां बहुत जबरदस्त है, तो यहां पे आप ये देखोगे कि यहां N का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं। इससे जो बेसिक ऑर्डर आएगा, देखिएगा बेटा, जो बेसिक ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा फोर्थ का आ जाएगा। चेक करो, तो सबसे ज्यादा फोर्थ का आएगा। फोर्थ के बाद आप देखोगे कि सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, ये आएगा बेसिक ऑर्डर। देख लो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा। चेक करो, क्लियर है बेटा। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB, अब समझना, द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन
बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड की बेसिक ऑर्डर में बहुत भारी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस होगा। इसका मतलब इनके पीकेबी में डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट यानी ए गलत, बी गलत, सी चेक करते हैं। करा रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन इन फोर्थ, ये सही है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट है, सही है बेटा। डी स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड फोर्थ मोर बेसिक, बिल्कुल सही है, डी भी सही है, चेक करो बेटा। तो आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया सी एंड डी, चेक करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। देखिएगा ये दिया है पी कंपाउंड C9H12, कह रहा है फर्स्ट कोई एक्स रिएजेंट है, सेकंड KMnO4 H2SO4 हीट, एसिडिक मीडियम हो गया, जिससे कह रहा है Q मिला C8H12O6, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। P में H2PT का रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है बेटा। और इसमें जब हम NaNH2 फर्स्ट, सेकेंड C6H5 COCS3, थर्ड हाइड्रोलाइसिस हीट, तो R मिला और R भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि करेक्ट जो है स्ट्रक्चर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो एक बात समझो कि यार H2PT का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा, इसमें ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगे होंगे। इसको CH3 भी ऐसे हटा दो, क्योंकि आप ये समझो कि अगर आपको C9 दिया है तो 1 2 3, तो इसका मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसी में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं। अब एक बात क्लियर करो, अच्छा है कि एक काम करते हैं कि देखो कह रहा है एक्स रिएजेंट से करा है, KMnO4 से करा है, इसका मतलब एक्स रिएजेंट की रिएक्शन पहले करा है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, वो तो है नहीं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखोगे तो 18 20 होनी चाहिए, 12 है, 8 कमी है, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, जो एक रिंग तो है ही है, इसका मतलब 3 और बचे, तो 3 में हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि 2 क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि एक्स रिएजेंट से फिर KMnO4, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में गया हो और ये ऑक्सीडाइज किया हो, चेक कर लो। तो अगर और अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव भी बनाना है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव भी बनाना है तो एक काम करते हैं, P को चेक करते हैं पहले, सबसे पहले P को चेक करते हैं। तो A ऑप्शन और C ऑप्शन में P पूछा है, तो देखो P अगर हम देखें कि मान लीजिए P को A लिख देते हैं, सपोज P को अगर हम A वाला देखें कि यार जो A है ये है क्या P, देखते हैं, तो यहां से ये गया और यहां से एक, ये देखो, अगर इसमें आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, मान लो आपने कोई कैटलिस्ट लिया जिसमें डबल बॉन्ड लगा दिया, और जब इसकी KMnO4 से रिएक्शन कराए, तो KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो एक तो गायब हो गया है, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे ही होगा, यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, देखो ये देखो, अब इसमें ये कायरल ही नहीं है, ये गलत हो गया। अब अगर हम कहें कि C ऑप्शन चेक करें, अगर आप C ऑप्शन चेक करो तो यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे जो है ये है, चेक करो बेटा, अगर इसमें एसिड बनाओगे तो एसिड ये बनेगा और एक एसिड ये बनेगा, एक एसिड ये बनेगा, चेक करना, और ये कायरल हो गया, इसका मतलब ये सही है। यानी जो P है बेसिकली, ध्यान समझना बेटा, P जो आएगा वो ये आना चाहिए, चेक करना, ये देखो,
तो पी ए होगा, यानी कि आंसर हो गया इसका सी। सी करेक्ट आंसर है। अगर पी ए है तो एक्स क्या होगा? एक्स हो सकता है आपका लिंडलास कैटलिस्ट हो सकता है, सिस एल्कीन या ट्रांस एल्कीन बनानी है कुछ ऐसा। एक्स ये हो गया ना, बी हो गया, यानी बी जो है ये भी करेक्ट है। देखो बी लिंडलास कैटलिस्ट है, तो पीडी BSO4 जब रिएक्शन कराओगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर जो 12 का आंसर हुआ वो आंसर हुआ बेटा बी एंड सी। ये देखो चेक करो, क्लियर? क्या भाई आर ऐसा हो नहीं सकता? क्योंकि आर में आप रिएक्शन कराओगे तो आर भी बना ही लेते हैं, एक बार आर बना लेते हैं। तो देखो अपन ने पी की बात कर ली, तो जो पी से NaNH2 कराओगे बेटा तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। देखना इसको बना ही लेते हैं ना, पता चला कि आंसर वो भी हो। तो यहां से आप देखोगे C ट्रिपल बॉन्ड C Na आ गया। जब इसका रिएक्शन आप इससे कराओगे तो क्या होगा? C6H5CO माइनस हाइड्रोलाइसिस तो OH आ जाएगा, और यहां C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 कुल मिला के ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लेना, चेक करो। तो अब ये देखो पीएच यहां तो OH ही नहीं है, अच्छा बाद में हीट है, हाइड्रोलाइसिस के साथ हीट दिया है, हाइड्रोलाइज के साथ हीट, तो यहां डिहाइड्रेशन ही नहीं हो पाएगा। देखो क्यों, कहां से लाओगे डबल बॉन्ड यार, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर जो हुआ बी और सी ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? करा सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड HA, यानी वीक बेस का रिएक्शन HA से कराया गया है। द वेरिएशन ऑफ pH ऑफ द सोल्यूशन विद द वॉल्यूम HA एडेड इज शोन इन द फिगर। देखिए आपको जो है डायग्राम दिया हुआ है बेटा, यहां दिया है pH और यहां दिया है वॉल्यूम ऑफ HA ml में, ये आपको दिया हुआ है। देखिए pH का वैल्यू यहां से 13 से स्टार्ट हो रहा है, यहां 12 है। आप डायग्राम देखिएगा और इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें जो है ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है, आप एग्जैक्ट जो है पेपर में देखना। तो होगा क्या इसमें कि देखना यहां पे ऐसे देखो ये दिया हुआ है, फिर ये कह रहा है व्हाट इज द पीकेबी ऑफ द बेस। थोड़ा सा आपको जो है बेटा ग्राफ पे थोड़ा सा फोकस करना है। देखो आप देखोगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट तो 6 ml पे आ रहा है, जहां एकदम शार्प पॉइंट आ रहा है उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। उसके पहले जो है समझ में आ रहा है कि एंड पॉइंट आया होगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं आंसर। अब एक बात समझो, आप देखो कि सबसे कम पीएच चेंज कहां हो रहा है, मतलब पीएच लगभग कांस्टेंट कहां चल रहा है। ये देखो इस वैल्यू पे पीएच कांस्टेंट है, यानी आप ये देखोगे तो यहां पे देखोगे 3 आएगा और यहां पे देखोगे तो 11 आएगा। चेक कर लो एक बार चेक करो, 3 और 11 पे ये लगभग पीएच कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, सोचो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या कहेंगे कि एट pH इक्वल टू 11 बफर विल बी द बेस्ट बफर। याद है? अच्छा, बेस्ट बफर फॉर बेस्ट बफर pH इक्वल टू POH इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? PKB। तो POH कितना हो गया 3, तो KB का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -3। चेक करो, क्लियर करो। PKB पूछा था, PKB 3 हो गया, क्लियर? तो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 14 लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्लास का क्वेश्चन। करा लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, कंपोजिशन A एंड B जो है 2 सच सोल्यूशन 0.25, ठीक है। करा द कंपोजिशन ऑफ A एंड B एट 525 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 सच सोल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, have the total pressure 0.3 0.4 bar respectively. What is the vapor pressure of B in pure liquid? तो देखो एक बात समझो,
बेटा पीएस का वैल्यू क्या होता है? ये होता है एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। चेक करो, तो पीएस का वैल्यू पहले दिया है आपको 0.3 बार, 0.3 बार। अच्छा, यहां से जो है आप देखो कि 0.3 में एक्स से कितना दिया है, कह रहा है टू सच सोल्यूशन विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ए। तो 0.25 यानी कि 0.25 का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से 1/4 पी नॉट ए प्लस 3/4 पी नॉट बी। तो यहां से बेटा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, 3 पी नॉट बी का वैल्यू जो है 1.2 आ गया। चेक करो पहली इक्वेशन। दूसरा प्रेशर का रहा, प्रेशर हो गया बेटा 0.4, जब मोल फ्रैक्शन कितना है, हाफ हाफ, पी नॉट ए पी नॉट बी बाई 2, यानी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी का वैल्यू आ गया 0.8। दोनों को माइनस कर दीजिए तो 2 पी नॉट बी का वैल्यू आ गया 0.4, तो पी नॉट बी का वैल्यू आ जाएगा 0.2। आंसर आ गया, यही आंसर है। हाँ, घटिया क्वेश्चन। क्या भाई समझ आ रहा है? बहुत ही आसान। Students, question number 15. The figure below is the plot of potential energy versus intermolecular distance d of H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of net potential energy E naught as indicated in the figure in kilojoule per mole for d equal to d naught, at which the electron repulsion and nucleus repulsion energies are absent. As the presence as reference, the potential energy of hydrogen atom is taken at 0 when its electron and nucleus are infinite apart. Okay students, now it is graph is given. E naught value potential energy versus R. बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ है, ये डी नॉट डिस्टेंस है, मतलब लार्ज डिस्टेंस है, और ये ई नॉट वैल्यूज हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। तो बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी पर किलोजूल पर मोल मान रहे हैं जब हाइड्रोजन एटम जो है आपका एच स्टेट में है, यानी हाइड्रोजन है और उसका इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, और इस तरह ये बीच का डिस्टेंस क्या है, इट इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस, दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, लेट्स इन्फिनिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ये सारे फोर्सेस भी क्या हैं, एब्सेंट्स हैं। ये सारे फोर्सेस क्या हैं, ये सारे इंटरेक्शंस, तो हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड स्टेट में है, और इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा है, एज ए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर इनफाइनाइट अपार्ट, यानी इसको इन्होंने जीरो रेफरेंस मान लिया जब न्यूक्लियस हो उसका, दैट इज कंटेनिंग 1 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने क्या मान रखी, जीरो। तो नाउ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्लोज आएगा और फाइनली हाइड्रोजन एटम बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है अभी इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा और स्टार्ट करेगा रिवॉल्व, तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट, के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। और ये आता कहाँ से, अगर आप लोग को याद हो, फाइनली व्हाट बोलो, FDR इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता था, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आता था, R0, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आता था, याद है, उसी से फाइनली अपन ये प्रूव करते थे। तो व्हाट वी कैन राइट फाइनली हियर, इन केस ऑफ दिस सिस्टम, K इज व्हाट, 9 × 10⁻⁹, व्हाट इज Q, इट इज व्हाट, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दैट इज E, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज अगेन E, डिवाइडेड बाई R, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस, रेडियस अपने को याद है, इट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। रेफर बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम में ये सब डिस्कशन दे रखे हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में ये सारे डिस्कशन दे रखे हैं, ये सिचुएशंस डिस्क्राइब कर रखी हैं। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी से लेकर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज स्टोर्ड इन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी।
नाउ न्यूक्लियस का चार्ज तो ई इसका ही, तो ये निगेटिव साइन भी आ जाता है अगर आपको पता हो। और आर की वैल्यू क्या आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन, दैट इज 10⁻⁻10 ऐसे करके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक हाइड्रोजन एटम की हो गई। और व्हाट वी कैन राइट दिस पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव आएगी फाइनली, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और वहाँ पे आप लोग वैसे भी Q1 को क्या बोलते थे, ZE, अगर उसके न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है। खैर यहाँ तो एक ही प्रोटॉन है, तो वी कैन राइट 9 × 10⁻9 इंटू E, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया है, 1.6 10⁻⁻19। ये न्यूटन। डिस्टेंस कितना था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.529 एंगस्ट्रॉन, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। ये तो एनर्जी आ गई जूल में। ये एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। नाउ वी नो दैट 10⁻³ जूल इज व्हाट, 1 किलो जूल। और ये एनर्जी जूल पर बोलो एटम भी हो गई, एक एटम के लिए हो गई। और हमें मालूम है, तो एक एटम के लिए हो गई, फिर क्या करेंगे हमें, वी नो दैट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मीन्स 1 मोल। तब ये एनर्जी आ जाएगी अपनी किसमें, किलो जूल पर मोल। ये तो एक हाइड्रोजन एटम की है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, लेकिन कुल मिला के 2 हाइड्रोजन एटम है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम is equal to 2 times of this, -2 into 10⁻⁹ into 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 divided by 0.529 10⁻⁻10 into ये 10⁻³ का फैक्टर into 6.023 10⁻23, this much kilojoule per mole, which finally comes out to be equal to, the final answer for this situation is 5246.5 kilojoule per mole, taking its mod value, and answer finally will be, the E0 value will be finally equal to, तो ये एनर्जी इन्फिनिटी से यहाँ लाके वर्डन में स्टोर हो जाएगी। फाइनली एनर्जी कम्स आउट टू बी 5246.5 किलोजूल पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक अगेन एरोमेटिक क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है अपन ने बहुत सारा क्लास में किया था, तो आपको काम आया होगा, क्रैश कोर्स से भी बहुत फायदा हुआ होगा, नो डाउट, क्योंकि इस तरह के एमीन में बहुत सारी रिएक्शन अपन ने यूज की थी। ये देखिए कह रहा क्यू बनाना है। देखो पहले NH2 का रिएक्शन इससे हुआ, डाइएजोटाइजेशन हो गया बेटा, और डाइएजोटाइजेशन का रिएक्शन इससे हुआ बीटा नापथॉल से, तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई, ठीक है। और ये बेसिक मीडियम है, तो यहाँ O-, यहाँ एसिड से OH आ गया। बेसिकली कंपाउंड जो Q मिलेगा वो समझिएगा, जो आपको Q मिलेगा वो आपको मिलेगा बेटा ये कंपाउंड है, ये है आपका Q, चेक करो, ठीक है। अब ये कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन PQ शोन विद द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P इज 75%. व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ Q ऑब्टेन फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P। देखो ये P है बेटा ना, ये P है 9.3 ml, 9.3 ml है, डेंसिटी 1 दिया है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एनिलीन इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल टू वेट, तो 9.3 ml इक्वल टू 9.3 ग्राम, तो मोल्स निकालिएगा तो 9.3 डिवाइड बाई 93 इसका मोलिकुलर वेट है
0.1 मोल। क्लियर, सब 1:1 में रिएक्शन है तो 0.1 मोल से 0.1 मोल ये आ गया होगा। क्लियर, तो वेट ऑफ Q जो आएगा 0.1 मोल, लेकिन परसेंट यील्ड 75% दी है तो इतना मोल बनेगा, और इसका मोलिकुलर वेट 248 है। तो यहां से आप देखोगे तो ये आएगा 18.6 ग्राम। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बेटा। ये देखने में बड़ा है, बहुत आसान सा है। Keratin is obtained from cassiterite by the reduction of coke. Use the data given below. Determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite by coke would take place. तो cassiterite क्या होता है बेटा? SnO2. SnO2 सॉलिड की रिएक्शन C सॉलिड से करा रहा है, जिससे मिलता है Sn सॉलिड और CO2 गैस। ये रिएक्शन है, सबका फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा H0 निकालिएगा। तो ये रूल फर्स्ट, अगर किसी को याद हो, रूल फर्स्ट अपन ने क्लास में बहुत बताया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी इससे निकाल सकते हैं। तो इस सॉलिड का 0 हो जाएगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2, सी सॉलिड का भी 0 हो जाएगा। चेक कर लो। तो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको CO2 का दिया है -394, माइनस SnO2 का फॉर्मेशन दिया है बेटा -581। तो ये आ गया 581 माइनस 394। चेक करो, क्लियर। तो ये आएगा 187, ठीक है। यूनिट है इसकी किलो जूल। क्लियर, ये आ गया डेल्टा H0। इसी तरह आप डेल्टा S0 लिखिएगा। तो डेल्टा S0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा S0 ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, तो यहां से अब इसमें 0 नहीं होता बेटा, तो यहां से आप लिखना पड़ेगा आपको डेल्टा S0 Sn सॉलिड प्लस डेल्टा S0 of CO2 माइनस डेल्टा S0 ऑफ SnO2 माइनस डेल्टा S0 ऑफ C सॉलिड। ये सब लिखना पड़ेगा और सबकी वैल्यू दी है आपको। देख लो, ये S0 ही डेल्टा S0 है बेटा ना। तो यहां से आप जो है आप देखिएगा कि डेल्टा S0 जो रिएक्शन आएगा वो आ जाएगा आपका Sn सॉलिड। Sn सॉलिड का देखो बेटा कहां दिया है, ये दिया है 52 यूनिट जूल में दिया है, ध्यान रखिएगा। 52 Sn सॉलिड का हो गया। और फिर आपको लिखना है CO2 का दिया है 210 माइनस आपको C सॉलिड का 6 प्लस आपको लिखना है SnO2 का दिया है 56। ये चेक कर लो, चेक करो बेटा। तो यहां से ये आ जाएगा 56 हो गया, उधर 250, तो 200 यूनिट क्या है इसका, जूल पर केल्विन। चेक करो डेल्टा S0। क्लियर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, इसका डेल्टा S0 किलो जूल में दिया है और ये डेल्टा H0 वहां जूल में दिया है, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना। और आपको पता है कि डेल्टा G0 का वैल्यू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंड फॉर क्या पूछा था आपका, कोक वुड एक मिनट, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैसराइड बाई कोक वुड टेक प्लेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बात करना है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 की वैल्यू लेस देन 0, यानी T शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H0 बाई डेल्टा S0। चेक करो, डेल्टा H0 आया था 187, यानी T शुड बी ग्रेटर देन 187 डिवाइडेड बाई 0.2। चेक करो बेटा, चेक करो। तो यहां से T ग्रेटर देन
ये देखिए, तो T शुड बी ग्रेटर देन 935, तो T शुड बी ग्रेटर देन 935, मिनिमम टेम्परेचर पूछा है यानी 935, तो आंसर जो आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 935 केल्विन। चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, करा an acidified solution 0.05 molar Zn plus 2 is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar mass, molar concentration of H plus required to prevent the precipitation of ZnS? इसी तरह क्वेश्चन मैंने एडवांस क्रैश कोर्स में कराया, आप देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही। AS/BS, AS को प्रेसिपिटेट ना होने के लिए सल्फाइड आयन का रेंज, ठीक है। तो देखिए करना क्या है इसमें कि भाई प्रेसिपिटेशन नहीं होना, यानी कि QSP का वैल्यू लेस देन इक्वल टू KSP होना चाहिए। भाई यही मतलब है, अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होना तो QSP लेस देन इक्वल टू KSP होना चाहिए। अच्छा, QSP क्या लिखिएगा, Zn+2 सल्फाइड आयन लेस देन इक्वल टू KSP। तो Zn+2 कितना है 0.05, सल्फाइड आयन लेस देन इक्वल टू KSP का वैल्यू दिया है 1.25 इंटू 10 की पावर -22, तो S-2 का वैल्यू लेस देन 125/5 इंटू 10 की पावर -22, तो सल्फाइड आयन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 25 इंटू दिस। ये देखिए, यानी सल्फाइड आयन अगर इस रेंज में है, लेस देन है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अच्छा, ये सल्फाइड आयन Ka2 से कम आ रहा है, इसका मतलब बाहर से H+ मिलाया है, बहुत सारी डिटेल है। सो आपको पता है कि बेटा क्या होता है, H2S जो है 2H+ प्लस सल्फाइड आयन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 को आप लिख सकते हो सल्फाइड आयन H+ का स्क्वायर बाई H2S। देखिए एक बार जेई मेंस का आयनिक इक्विलिब्रियम और आयनिक इलेक्ट्रो क्रैश को देख लीजिएगा, डिक्टो क्वेश्चन है बेटा, बस वैल्यूज अलग है, ठीक है। तो जिन्होंने देखा होगा उनको फायदा हुआ होगा। तो यहां से K1 K2 का वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 की पावर -22, दिस इज इक्वल टू S-2 का वैल्यू रख दीजिए, दिस H+ का स्क्वायर बाई H2S 0.1, चेक करो, ठीक है। अच्छा 21 है, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 10 की पावर -22 हो गया, ये चलो बाद में कर देना, 10 की पावर -21 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -22 हुआ, 25 इंटू 10 की पावर -22 इंटू H+ का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो H+ का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/25, तो H+ की वैल्यू जो आएगी 1/5.2 मोलर। ये देखिए, चेक करो। अब ये हुआ कि ये जो है मिनिमम क्यों है, मिनिमम पूछा ना, मिनिमम। अब मिनिमम की बात समझिएगा, S-2 इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर H-2 कम होना चाहिए तो देखो H-2 से आपने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो जब H-2 कम होगा तो pH क्या होगा, और बढ़ेगा। तो मिनिमम ये होना चाहिए, देखो जितना S-2 कम करते चले जाओगे उतना H+ बढ़ता चला जाएगा, तो उस सर्टेन पे जो सल्फाइड आयन है उस पे मिनिमम आएगा। क्या भाई कहानी क्लियर हो गई? तो ये आंसर जो हो गया ठीक है, समझ में आ गया। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन पे अपन जो डिस्कस किया इसमें किसी भी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर डाउट आता है कि सर ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए, तो आप मेरे को जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। आप फोन करके फोन करिएगा बेटा 6:30 PM to 7:30 PM, इस टाइम पे मैं फोन पिक करता हूं सारे, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल अपना घर का मास्टर समझ के इस नंबर पे फोन करिएगा, आपकी समस्या जरूर सॉल्व की जाएगी, ठीक है बेटा। धन्यवाद।